राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य चैप्टर 6 की। सिद्धि बात करी है प्रियंका से और वासु से, वो भी इस चैप्टर के बारे में। तो पहले तो इसका नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कौन सा चैप्टर है ये भी। तो ये सूत्र स्थान का चैप्टर 6 है जिसका नाम है तस्या शित्यम अध्याय। यानी कि इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम ऋतुस के बारे में बात करेंगे। ऋतु यानी कि कितने काल होते हैं, 2 काल होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। उसके हिसाब से बल, उसमें 6 ऋतुएं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये हमने अष्टांग हृदय में पढ़ी हैं। लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऋतु में, चरक के अकॉर्डिंग बताने जा रहे हैं कि किस ऋतु में कितनी क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या आहार विहार होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे स्थानों पे रहना चाहिए, मन कैसा होता है, सोना कब चाहिए, ये सारी हम इन ऋतुओं में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्वस्थ व्रत पालन के हेतु ऋतु विभाग। तो ऋतु 7वें के इस प्रकरण में हम ऋतुओं के विभाग के अनुसार वर्ष के 6 अंग अर्थात 6 ऋतुओं के बारे में बताया जाता है। हमारे पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 2 महीने में 1 ऋतु होती है, तो इस हिसाब से 6 ऋतु हैं। 2 काल होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल कौन सा काल होता है, जहाँ सूर्य जो वो उत्तरायण हो, ठीक है। आदान काल को हम उत्तरायण काल कहते हैं। यहाँ पे सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है, हवा जो होती है वो क्या होती है, रुक्ष होती है और चंद्रमा का बल कम होता है, सूर्य का बल ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम विसर्ग काल की बात करें तो विसर्ग काल को दक्षिणायन भी कहा गया है। दक्षिण दिशा में गमन करता है और क्या होता है विसर्ग काल में वायु अत्यंत रुक्ष नहीं बहती, ज़्यादा रुक्ष नहीं होती। चंद्रमा में बहुत बल होता है, समस्त भूमंडल पर अपनी किरणें फैलाकर विश्व को निरंतर तृप्त करता है। और विसर्ग काल कैसा होता है, सौम्य होता है, ठंडा होता है। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं जो हैं वो आदान काल की ऋतु हैं। पर वर्षा, शरद और हेमंत ये तीनों ऋतु कैसी होती है, विसर्ग काल की ऋतु हैं। उसके बाद अगर हम विसर्ग काल में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति की बात करें तो सूर्य कैसा होता है, दक्षिण दिशा की ओर गमन करना आरंभ करता है। तो इसमें 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। उस समय काल और स्वाभाविक मार्ग तथा मेघ, वायु और वर्षा से उसका तेज कम हो जाता है, चंद्रमा पूर्ण बल पे रहता है। आकाश में जल गिरने के कारण जगत की जो सूर्य की वजह से तप्त हो जाता है वो शांत हो जाती है। अतः अम्ल, लवण और मधुर ये अरूक्ष रस तथा मनुष्यों के शरीर में बल प्रतिदिन बढ़ाने लगता है। तो कैसे करके हम शिशिर से, अगर हम शिशिर से कहाँ तक आए, शिशिर से हेमंत तक आए तो बल कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या है कि जैसे शिशिर में आदि बहुत कम बल होगा, मध्य, फिर अंत में बहुत ज़्यादा दौर्बल्य हो जाएगा। आदि मतलब शुरुआत में शिशिर में बहुत बल होगा, शिशिर में बहुत बल होता है, बसंत में मध्य बल का हो जाएगा, ग्रीष्म में दौर्बल्य हो जाएगा। और ऐसी जो विसर्ग काल की ऋतु है, वर्षा, शरद और हेमंत, वर्षा में जो बल होगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा, शरद में मध्य होगा, हेमंत में श्रेष्ठ बल होगा, वर्षा में कम बल होगा, दौर्बल्य होगा, विसर्ग में मतलब शरद में मध्य बल होगा और हेमंत में श्रेष्ठ बल होगा, ठीक है। तो ये हो गई आदान काल की 3 ऋतुएं थी, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। बल पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ऐसे ही है। सबसे श्रेष्ठ बल है, फिर मध्य है और फिर कम हो गया। फिर वर्षा से जब हमने उसमें देखा विसर्ग काल की ऋतु में, वहाँ पे उल्टा हुआ, वहाँ पे कम से ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम एक एक ऋतु की बात करें तो पहली ऋतु है हेमंत ऋतु, रेजिमेन ऑफ विंटर्स।
6 ऋतु हो गई, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। हमने विसर्ग काल के बारे में इतना पढ़ लिया कि विसर्ग काल में क्या होता है, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, इसको दक्षिणायन भी कहा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर सूर्य गमन करता है, वायु अत्यंत रूक्ष नहीं होती, चंद्रमा अपनी पूर्ण बल से रहता है और समस्त भूमंडल को अपनी किरणों से तृप्त करता है। उसके बाद विसर्ग काल सौम्य होता है, 3 ऋतुएं होती है। सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, इस काल में हम मेघ, वायु, वर्षा उनका तेज कम हो जाता है। चंद्रमा पूर्ण बल पर होता है, आकाश से जल गिरने के कारण पृथ्वी तृप्त हो जाती है। अम्ल, लवण, मधुर यह अरुक्ष रस मनुष्य के शरीर में बल प्रतिदिन बढ़ाते हैं। 3 ऋतुएं हो गई, वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा में दौर्बल्य होगा, शरीर में शरद में मध्य बल होगा, हेमंत में सबसे ज्यादा बल होगा। उसके बाद अगर हम हेमंत की बात करें तो हेमंत में शीत यानी कि विंटर्स में क्या होता है, शीत ऋतु में जठराग्नि के बलवान होने में हेतु तो क्या है, हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक होती है। शीतल वायु के स्पर्श से अभ्यंतर अग्नि के रुक जाने के कारण बलवान पुरुषों के शरीर में जठराग्नि बलवान होकर मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने में समर्थ होती है। हेमंत ऋतु में पहली बात तो शीतलता बहुत होती है, शीतल वायु से अग्नि बढ़ जाती है, बलवान पुरुषों की जठराग्नि में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कि गुरु आहार आराम से पच जाता है। अच्छा, शीत ऋतु में वायु का प्रकोप, तो शीत ऋतु में अग्नि के प्रबल हो जाने पर जब बल के अनुसार गुरु आहार नहीं मिलता तब अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु रस को जला देती है, अतः वायु का प्रकोप हो जाता है। क्या हो जाता है, जब हमें भोजन नहीं मिलता, गुरु आहार नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या करेगी हेमंत ऋतु में जो आहार होता है उससे गुरु आहार नहीं मिलता तो अग्नि क्या करती है, शरीर की प्रथम धातु यानी कि रस धातु को पचा लेती है और वायु का प्रकोप हो जाता है। अब हेमंत ऋतु में कैसे आहार और कैसे विहार लेना चाहिए, तो तुषार काल में, इसे तुषार काल भी कहा गया है, तो तुषार काल में अग्नि की प्रबलता रहती है, स्निग्ध पदार्थ, अम्ल रस, लवण रस, अति मेदस्य, औदक मास, अनूप मांस, बिलों में रहने वाले जीवों का मांस, प्रस का बुना हुआ मांस खाकर मदिरा, शहद और मधु पीना चाहिए। तो कैसी, जो अग्नि को बढ़ाए वैसे खाना खाना चाहिए, स्निग्ध पदार्थ लेना चाहिए जिसमें अम्ल रस हो, लवण रस हो, जो अति मेद हो, और औदिक मांस, अनूप मांस, बिलों में जो जानवर रहते हैं उनका मांस, प्रसर का बुना हुआ मांस खाकर मदिरा, शहद और मधु पीना चाहिए। ठीक है, हेमंत में दूध के विकार मात्र, ईख का विकार और वसा, तेल, नए चावलों का भात और गर्म जल के सेवन से आयु की हानि होती है। तो हमें क्या नहीं लेना चाहिए आहारों में, दूध नहीं लेना चाहिए, ईख का विकार नहीं लेना चाहिए, वसा नहीं लेना चाहिए, तेल नहीं लेना चाहिए, नए चावलों का बुना हुआ भात नहीं लेना चाहिए, गर्म जल नहीं का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे कि आयु की हानि होती है। अब विहार, तो विहार में हम क्या करेंगे, तेल का अभ्यंग कराएंगे, उपटन करेंगे, सिर में तेल लगाना, धूप सेवन करेंगे, उष्ण भूमि ग्रह, मतलब आग के पास बैठना चाहिए। उसके बाद वाहन, शयन, आसन के कपड़ों के पर्दे आदि से ढककर रखना चाहिए, ऊन के कपड़े पहनने चाहिए, कौशे प्रवेणी कुतक यानी कि कुछ बिछाकर बैठना चाहिए, शरीर पर भी भारी और गर्म कपड़े पहनने चाहिए, घिसे हुए शरीर पर क्या करना चाहिए, लेप लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए। अब इसमें एक टॉपिक है कि हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार विहार, तो शीतकाल आ जाने पर वातवर्धक एवं लघु अन्न, प्रभात यानी कि तीव्र वायु, थोड़ा नपातुला भोजन और जल में घुले सत्तू का सेवन करना चाहिए। क्या, हेमंत ऋतु में लघु अन्नपान, प्रभात, तीव्र वायु, थोड़ा नपातुला भोजन और जल में सत्तू का सेवन करना चाहिए। तो ये हो गई पूरी हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतुचर्या विसर्ग काल की पहली ऋतु है, नहीं आखिरी ऋतु है, सॉरी, वर्षा, शरद और हेमंत आखिरी ऋतु है। तो इसमें हमने बता दिया ये ठंड विंटर्स होती हैं, तो विंटर्स में जठराग्नि प्रबल होती है, तो उसके हिसाब से हमने बताया वायु का प्रकोप कैसे होगा, आहार क्या लेना चाहिए, विहार क्या लेना चाहिए, और वर्जनीय आहार विहार क्या है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हेमंत ऋतु। तो अब बारी है नेक्स्ट ऋतु की, जो है वर्षा ऋतुचर्या। तो वर्षा ऋतुचर्या क्या होती है, आदान काल में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्बल रहता है, दुर्बल शरीर में जठराग्नि दुर्बल होती है,
इस ऋतु के आ जाने पे जो दूषित वातादि दोषों से दुष्ट जठराग्नि और भी दौर्बल्य हो जाती है। भूमि में वाष्प निकलना, आकाश से जल बरसना, जल का अम्ल विपाक। जब अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब वातादि दोष कुपित हो जाते हैं। वर्षा काल में साधारण रूप से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधारण नियमों का यहाँ तात्पर्य त्रिदोष नाशक वस्तुओं के सेवन से है। वर्षा ऋतु में वर्ज्य आहार विहार निम्न है: जल में धुला सत्तू, दिन में सोना, अवशय्या, नदी का जल, व्यायाम, धूप में बैठना और मैथुन, इन सबको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार विहार। खाने पीने की वस्तु बनाते समय मधु अवश्य डालें। वात में और वर्षा में भरे हुए वात और वर्षा से भरे हुए उन विशेष शीत वाले दिनों में अम्ल तथा लवण रस वाले और स्नेह द्रव्यों की प्रधानता में भोजन में रहनी चाहिए। जठराग्नि की रक्षा करने वाले पुरुषों को भोजन में पुराने जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मांसाहारी व्यक्तियों को इन आहार द्रव्यों को ग्रहण करना चाहिए। जांगल पशुओं के मांस सांस्कृतिक मांस रस के साथ, शाकाहारी व्यक्तियों को मूंग के यूज के साथ लेना चाहिए। इस ऋतु में मधु मिलाकर अल्प मात्रा में अरिष्ट एवं जल का सेवन करना चाहिए। आकाश का जल गर्म करके शीतल किया हुआ जल, कूप का, सरोवर का जल पीना चाहिए। प्रदर्शन, देह का घर्षण, उपटन, स्नान, गंध का प्रयोग और सुगंधित पुष्पमालाओं को धारण करना हितकारी होता है। हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करके क्लेद रहित सूखे स्थान पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया खाना पीना। तो क्या है, पहली बात तो कि हमें वर्षा ऋतु में जठराग्नि कम हो जाती है। तो वात और वर्षा से भरे हुए शीत वाले दिनों में अम्ल रस का से स्नेह द्रव्यों की प्रधानता भोजन में रखनी चाहिए। उसके बाद जो लोग जठराग्नि की रक्षा करना चाहते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए? पुराने जौ, गेहूं और चावल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मांसाहारी व्यक्तियों को जांगल पशुओं के मांस खाना चाहिए और शाकाहारी व्यक्तियों को मूंग के यूज के साथ पीना चाहिए। मधु मिलाकर अल्प मात्रा में अरिष्ट एवं जल के साथ सेवन करें। वर्षा ऋतु में आकाश का जल गर्म करके शीतल किया हुआ जल या कुएं का जल सेवन करना चाहिए। देह का घर्षण, उपटन, स्नान, गंध का प्रयोग और सुगंधित पुष्पमालाओं को धारण करना चाहिए। हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। क्लेद रहित स्थान पर रहना चाहिए और पुष्पमालाओं को धारण करना हितकारी होता है। तो यहाँ खत्म होती है वर्षा ऋतु। जो नेक्स्ट ऋतु है वो है शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या क्या होता है? ऑटम सीजन। इसमें क्या होता है? पित्त प्रकोप पे होता है। वर्षा काल में जिनका शीत सात में हो जाता है, ऐसे लोगों के अंग सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। शरद ऋतु में सेवनीय आहार व्यय क्या होता है कि वर्षा काल में शीत सात में होने की मतलब ठंड होती है। तो क्या होता है? पित्त जो होता है सूर्य की प्रखर किरणों को तप्त होकर क्या करता है? पित्त जम जाता है। फिर पित्त क्या होता है? अगली ऋतु में बढ़ जाता है। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में पित्त बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार। तो सेवनीय आहार विहार क्या है? रस में मधुर, गुड़ में लघु और वीर में शीतल, ऐसे आहार विहारों का सेवन करना चाहिए। रस में मधुर मधुर रस होना चाहिए, गुड़ में लघु होना चाहिए और वीर में कैसा होना चाहिए? शीतल होना चाहिए। कुछ तिक्त एवं रसयुक्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में मांसाहारियों को लाव, कंपिल, एड़, उरब, शर्ब, खरगोश, इनका मांस खाना चाहिए। जो मांसाहारी लोग हैं, नॉनवेज खाते हैं, उन्हें इनका ही मांस खाना चाहिए। किसका? लाव, कंपिंजल, एड़, उरब और शरब का। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो शाकाहारी है, उन्हें चावल, जौ, गेहूं, इनका सेवन करना चाहिए। कुष्ठ अधिकार में बताए हुए तिक्त घृत का पान करें, विरेचन करवाएं, रक्त मोषण कराएं। उसके बाद जो नहीं खाना चाहिए, धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, वसा तेल, ओस में नहीं बैठना चाहिए, औदक मांस मतलब मछली आदि नहीं खाना चाहिए, अनूप मांस नहीं खाना चाहिए,
क्षार कर्म नहीं कराना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में अनुकूल विहार, इस ऋतु में उत्पन्न फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र, प्रदोष काल, चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकारी होता है। तो ये हो गई शरद ऋतु। अब आ रही है नेक्स्ट ऋतु की, जो है आदान काल की ऋतु। आदान काल को आग्नेय काल भी कहा गया है। सूर्य, वायु और चंद्रमा काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण कर काल ऋतु रस दोष और देह बल की उत्पत्ति में कारण होता है। आदान काल में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति, जो सूर्य की किरणों द्वारा संसार के स्नेह भाग को लेता है, तथा वायु तीव्र और रूक्ष होकर संसार के स्नेह भाग का शोषण करती है। इसमें 3 ऋतु आती है, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। रूक्षता उत्पन्न हो जाने से रूक्ष हो जाती है। रस इसमें कौन कौन से होते हैं? तिक्त, कषाय और कटु। वृद्धि हो जाने से मनुष्य के शरीर को दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद क्या है कि आदान काल का वर्णन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी ऋतु आई? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। तो शिशिर ऋतु कौन सी होती है? तो अब हम बात करें शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु, तो शिशिर ऋतु का आधार क्या है? आदान काल होने से शिशिर ऋतु में रुक्षता आ जाती है तथा मेघ, वायु और वर्षा के कारण विशेष शीत पड़ने लगती है। अतः शिशिर ऋतु में भी हेमंत ऋतु के सभी विधियों का पालन करना चाहिए। जो उसमें लेते हैं वही इसमें लेना चाहिए। विशेष रूप से निवात्र, तीव्र वायु रहित उष्ण गृह में निवास करना चाहिए। शिशिर ऋतु में वर्जनीय आहार विहार, तो 3 रस होते, कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान होते, वातवर्धक होता है और हल्के और शीतल अन्नपान का त्याग कर देना चाहिए, मतलब गुरु आहार लेना चाहिए। तो ये हो गया शिशिर ऋतु। जो हेमंत का है वही शिशिर में आएगा। तो हेमंत में हमने क्या पढ़ा था कि क्या करना चाहिए? हेमंत में हमें पहली बात तो शीतलता अधिक रहती है, तो उसके स्पर्श से अग्नि जो होती है वो कम हो जाती है। तो क्या होता है, हम क्या करना चाहिए? द्रव्य को गुरु आहार का पचाने में समर्थ हो जाते हैं। तो जिनकी अगर वायु का प्रकोप हो गया हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर उन्हें गुरु आहार नहीं मिलता है तो उनकी अग्नि क्या करती है? प्रथम धातु को जला देती है और क्या करती है? वायु का प्रकोप कर देती है। हेमंत ऋतु में हमें अग्नि की प्रबलता होती है, इसलिए स्निग्ध पदार्थ, अम्ल रस, लवण रस और औदिब मांस, आनुप मांस, बिलों में रहने वाले जानवरों के मांस, मदिरा, मधु, शिधु ये पीना चाहिए। उसके बाद हेमंत ऋतु में दूध के विकार मात्र, ईख का विकार, वसा, तेल, नए चावलों का भात, गर्म जल सेवन आयु की हानि होती है इससे। और हेमंत ऋतु में विहार क्या था कि तेल का अभ्यंग कराना चाहिए, धूप के सेवन करना चाहिए, उष्ण गर्भगृह में रहना चाहिए, उष्ण भूमि गृह में रहना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, सिर में तेल लगाना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए, वाहन, शयन, आसन किसी पर भी बैठे तो क्या ढककर रखना चाहिए, शरीर को भी गर्म कपड़ों से ढककर रखना चाहिए, अंजन करना चाहिए और कहीं पे भी बैठे तो वहाँ कपड़ा बिछाकर बैठना चाहिए। तो यही सब था कि ये करना चाहिए। तो यही हम किस में करेंगे? यही हम शिशिर ऋतु में भी करते हैं। शिशिर के बाद आती है बसंत ऋतु। अब बात कर रहे हैं हम बसंत ऋतुचर्या की। तो हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ जो होता है वो बसंत ऋतु में सूर्य के कारण क्या होता है? किरणों से प्रेरित होकर जठर अग्नि को मंद कर देता है, अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। संचित कफ को दूर करने के लिए, जो जमा हुआ कफ है उसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? वमन आदि पंचकर्म करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद बसंत ऋतु में सेवनीय आहार विहार, हमें व्यायाम करना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, धूमपान करना चाहिए, कब्ल गृह में रहना चाहिए, अंजन लेना चाहिए, मलमूत्र के त्याग के बाद गुनगुने जल का सेवन, प्रयोग मिले हुए चंदन और अगर का शरीर पर लेप करना चाहिए। जौ, गेहूं, शरब, खरगोश, काला हिरण, लावा, बटेर और सफ़ेद तीतर के मांस का, जो नॉनवेज वो खाते हैं उनके मांस का सेवन करना चाहिए। और सिद्धू और माधविक का पान, स्त्रियों को उपवन के यौवन का अनुभव करना चाहिए। उसके बाद ग्रीष्म आती है ऋतु, ये हो गया बसंत ऋतु। अगर हम ग्रीष्म ऋतुचर्या की बात करें तो ग्रीष्म ऋतुचर्या का सैद्धांतिक आहार क्या है, वो आधार क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है। मधुर रस, शीतवीर के द्रव तथा स्निग्ध अनपान, चीनी के साथ शीतलता, मंत्र, घी, सत्तू एवं शीतल का जल मिश्रण, जांगल पशुओं के मांस का रस, घी, दूध, चावल, इनका सेवन करने से बल का नाश नहीं हो पाता। तो हमें क्या क्या खाना चाहिए कि सूर्य अपनी किरणों से स्नेह को खींच लेता है, तो क्या करना चाहिए? हमें मधुर रस, शीतवीर के द्रव, स्निग्ध अन्नपान,
चीनी से बने शीतल मंद, जांगल पशुओं के मांस का रस और घी, दूध, चावल ये सब का सेवन करना चाहिए। इनके सेवन से बल का नाश नहीं होता। मंत्र किसे कहते हैं? सत्तू को शीतल जल में घृत मिलाकर इस प्रकार घोलें कि ना अधिक पतला होए ना अधिक गाढ़ा हो, इसे मंत्र कहते हैं। तो मंत्र क्या होता है कि जब हम किसी भी सत्तू को क्या करेंगे, शीतल जल में डालेंगे, घृत मिलाकर इस प्रकार बोलते हैं कि वो तो या तो ना तो अधिक पतला होता है और ना अधिक मोटा होता है, मतलब गाढ़ा हो पाता है। इसे मंत्र कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार विहार, मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए और अगर करना हो तो जल मिलाकर करना चाहिए। लवण, अम्र और कटुरस नहीं लेना चाहिए। उष्णवीर द्रव्यों का सेवन तथा व्यायाम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में विहार, एक केवल यही ऋतु है ग्रीष्म ऋतु जिसमें हमें क्या करना चाहिए, दिन में सोना चाहिए, दिन में शयन करना चाहिए। दिन के समय शीतल कमरे में तथा रात्रि के समय चांदनी के शीतल हुए हवादार शरीर पर चंदन लगाकर लेप लगाकर सोना चाहिए। मोती मणि आदि के देह अलकत करके चंदन मिले जल से ठंडे किए हुए पंखों की हवा, कोमल हाथों का स्पर्श प्राप्त करते हुए आसन पर बैठकर तथा शीतल उद्यान, शीतल जल, शीतल पुष्पों का सेवन, किंतु शीतल पुष्पों का सेवन करना चाहिए। बस इतना ही हमारा यहाँ था। क्या था ये? ग्रीष्म ऋतु का आखिरी टॉपिक है वो क्या है? हंसोदक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हंसोदक क्या होता है? दो हंसोदक के लिए श्लोक है। दिवा सूर्याश संतप्तम निशि चंद्राशु शीतलम कालेन पग्वम निर्दोषमगन स्यतयेन विशीकृतम हंसोदक मिति ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नान पानम बागहेषु शस्यते तद्यथा अमृतम। क्या कि दिन में सूर्य की किरणों में गर्म हुआ, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ, काल स्वभाव से पके हुए, अतः निर्दोष और अगस्त्य तारे के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक कहा जाता है। यह हंसोदक शरद ऋतु में विमल और पवित्र तथा स्नान पान और आवाहन कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। तो ये हंसोदक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है? दिवा सूर्याश सतमतम निशि चंद्राशु शीतलम, कि जो दिन में सूर्य की किरणों से तप्त हुआ, गर्म हुआ, निशि चंद्राशु शीतलम, दिन रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ, कालीन पक्वन निर्दोष गम अगस्त्य विषकृतम। क्या? कालीन पक्वम, इससे काल स्वभाव से पका हुआ, अतः निर्दोष और अगस्त तारे के उदय होने के प्रभाव से जो विषरहित हुआ, हंसोदक मिति ख्यातम शारदम विमलम शुचि, हुए जल को हम क्या कहते हैं? हंसोदक कहते हैं। यह हंसोदक शरद ऋतु में पवित्र विमलम शुचि स्नानम पान वकाहेशु शस्यते तद्यथा अमृतम, यानी कि स्नान पान और अवगाहन कार्य में अमृत के समान फल देने वाला होता है। तो हंसोदक क्या होता है? जो दिन में सूर्य की किरणों से गर्म हुआ, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ, काल स्वभाव से पका हुआ, अतः निर्दोष और अगस्त तारे के उदय होने के प्रभाव से विषरहित हुआ जल हंसोदक कहलाता है। यह हंसोदक शरद ऋतु में विमल और पवित्र तथा स्नान पान और अवगाहन कार्यों के लिए अमृत के समान होता है। उसके बाद शरद ऋतु में एक अनुकूल आहार विहार में लाइन है। शरादित नाम चा माल्यानि वासासिम विमलानानि चा शरत काले प्रशस्ते प्रदोषो चेन्द्र शमयः। इस ऋतु में अत्यंत फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र और प्रशोध काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन क्या होता है? हितकारी होता है। तो हंसोदक हम केवल शरद ऋतु में ही लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है सात्म्य। तो सात्म्य क्या होता है? इत्युक्तम मृत्यु सात्म्यम यच्च चेष्टाहार
अनुपाश्रयम् उपशेते यदोचित्याद् चित्यादक ओक सात्म्यम तदुच्यते, यानी कि इस ओक सात्म का मतलब है, ओक का मतलब यहाँ शरीर को माना गया है और सात्म मतलब अनुकूल, तो जो शरीर के हमारे अनुकूल हो। इस प्रकार आहार और विहार के अनुसार ऋतु सात्म का उपदेश किया गया है। जो आहार और विहार उचित होने से उपशेत, अर्थात कि वो उसको सात्म, जो हमारे शरीर के लिए भी हितकारी होता है, उसे ओक सात्म कहते हैं। जैसे कि हम कोई तात्पर्य यह है कि अपत्य, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए आहार विहार ठीक नहीं है, हम निरंतर सेवन करते रहें, लेकिन वो हमारी शरीर प्रकृति के अनुकूल हो जाए, कुछ टाइम बाद वो हमारी शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो जाए, तो उसे हम ओक सात्म कहते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज कुछ दिन करें तो हमारे मसल्स में दर्द, पेन होने लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो हमारी जब हैबिट बन जाएगा तो वो क्या है, ओक सात्म, क्योंकि उससे हमारी बॉडी ने एक्वायर कर लिया। तो सात्म को जानने वाले देश और रोगों के गुणों से विपरीत गुण वाले विहार और आहार आदि को उन देशों और रोगों के लिए सात्म मानते हैं। अब सात्म कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के बताए हैं, और चरक ने सात्म के लिए एक श्लोक भी दिया है। वो क्या है कि सात्म्य अर्थो अनुपशयार्थ, यानी कि सात्म का अर्थ उपशय माना गया है। और चरक ने 4 प्रकार के सात्म माने हैं: ऋतु सात्म, ओक सात्म, देश सात्म और रोग सात्म। यानी कि ऋतु सात्म क्या हुआ? जो ऋतु के साथ हम एक्वायर कर ले। ओक सात्म क्या हुआ? जो हमारा शरीर एक्वायर कर ले। देश सात्म क्या हुआ? जहाँ वो उस देश में पर्टिकुलर रहने वाले, उस देश में वो होगा ही होगा। और रोग सात्म क्या होगा? जो रोगों से होता है, वो है रोग सात्म। तो ये 4 प्रकार के सात्म होते हैं। सात्म यहाँ कंप्लीट होता है।